हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, चैप्टर 6 की यूनिट 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में हमने कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम देखा था, राइट, कि कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, है ना, वेरियस मेथड्स, ये सब देखा था। अब चैप्टर 2 में हम क्या करेंगे, यूनिट 2 में, कि हम वो देखेंगे कि देखिए नेशनल इनकम को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती है एंड एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम में कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। देखिए, आपको पता होगा कि 1930s के दौरान दुनिया में एक बहुत बड़ा सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन आया था, राइट। ये रिसेशन बेसिकली वेस्टर्न कंट्री में स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में फैल गया था और काफी लंबे टाइम तक ये रिसेशन या क्राइसिस रहा था। देखिए, उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो समझ नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि वो मानते थे कि इकोनॉमी जब भी खराब होती है वो अपने आप उसको सुधार लेता है। ठीक है, अगर हम फ्री छोड़ दें इकोनॉमी को तो अपने आप बैलेंस में आ जाती है चीजें। लेकिन इस टाइम पे जो रिसेशन थी, ये बैलेंस में आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, काफी नुकसान हुआ लोगों का, ह्यूमन काइंड का। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास बेसिकली कोई सोल्यूशन नहीं थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ, कीन्स ने ये सारी कंडीशन को स्टडी किया। ठीक है, फिर उन्होंने अपना थ्योरी निकाला कि इकोनॉमी आखिर ऐसे खराब क्यों होती है। ठीक है, और अगर इकोनॉमी में ऊपर नीचे होती है तो हम वापस से इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में कैसे ले आ सकते हैं, वो कीन्स ने अपना थ्योरी निकाला और ये थ्योरी उन्होंने अपनी किताब में लिखा। ठीक है, और उसी को हम कीन्स थ्योरी कहते हैं। तो हम देखिए, ये चैप्टर में हम थोड़े बहुत यही कीन्स की थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमी कैसे रन करती है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचती है। तो चलिए देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s, अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, हाईलाइटेड द लैक ऑफ अ डेवलप्ड थ्योरी टू एड्रेस परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टेंटली होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, the classical economists had no solutions, though some suggested government spending to reduce unemployment. कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, लेकिन कोई ऐसे फॉर्मल थ्योरी उनके पास, रिटन थ्योरी उनके पास नहीं थी, कोई डेवलप्ड थ्योरी नहीं थी। ओके, द पब्लिकेशन ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 मार्क्ड a turning point in modern macroeconomics। फिर थ्योरी कौन लेके आया, कीन्स लेके आए। ठीक है, कीन्स का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, और इन्होंने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, जो इन्होंने 1936 में पब्लिश करी थी, उन्होंने इनमें काफी चीजें एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसको हम टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स मानते हैं। कीन्स इंट्रोड्यूस्ड key concepts such as the relationship between consumption and income, the multiplier effect, liquidity preference, and the role of expectations in influencing demand and output। तो ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे ये चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। Now, the Keynesian theory of income determination is presented in 3 models। कीन्स ने 3 मॉडल्स में अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है। ठीक है, द फर्स्ट इज द 2 सेक्टर मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर्स। सेकेंड इज द 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। एंड द थर्ड इज द 4 सेक्टर मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। ठीक है, तो ये 3 मॉडल्स में कीन्स ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन किया है और हम एक एक करके तीनों मॉडल्स को हम पढ़ेंगे। ओके, बिफोर वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द अबव मॉडल्स, इट इज पर्टिनेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्क्यूलर फ्लो इन एन इकोनॉमी विच एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन ये 3 मॉडल में घुसने से पहले हमको एक सर्क्यूलर फ्लो के बारे में समझना होगा। एक बार हम सर्क्यूलर फ्लो समझेंगे, फिर हमको ये तीनों मॉडल समझने में आसान होगी। ठीक है, तो चलिए, सर्क्यूलर फ्लो इन द इकोनॉमी क्या है, अब इसको हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम, या फिर जिसको हम सर्क्यूलर फ्लो ऑफ मनी भी कहते हैं।
देखिए सर्कुलर फ्लो हमें बताती है कि एक इकोनॉमी में जो पैसा है, ठीक है, वो कैसे फ्लो करती है, हाउ डज इट मूव। देखिए द सर्कुलर फ्लो मॉडल्स इलस्ट्रेट्स हाउ मनी मूव्स थ्रू एन इकोनॉमी. It shows that money flows from producers to workers as wages and then returns to producers as payment for products. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पैसा है वो पहले तो फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू वर्कर्स. प्रोड्यूसर्स के पास जो पैसा है वो वर्कर्स को देते हैं जो प्रोड्यूसर्स ने हायर किया होता है अपने लिए काम करने के लिए, ठीक है, तो उनको वेजेस देना पड़ेगा, राइट. तो प्रोड्यूसर का पैसा वेजेस के रूप में वर्कर के पास जाता है एंड जो वर्कर का पैसा है वो वापस प्रोड्यूसर के पास आता है, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स को भी सामान खरीदनी होती है, राइट. तो जब वो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करते हैं तो वो वापस प्रोड्यूसर को अपने इनकम में से, अपने वेजेस में से वो पैसा वापस दे देते हैं एज पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो यही फ्लो को हम कहते हैं द सर्कुलर फ्लो. इन एसेंस द इकोनॉमी ऑपरेट्स एज अ कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. तो इकोनॉमी में क्या होता है, इस तरह से पैसा घूमता रहता है, ठीक है. प्रोड्यूसर्स के पास आता है, फिर वो अपने वर्कर्स को वेजेस देते हैं, फिर वो वेजेस से सामान खरीदी जाती है, तो एक हाथ से दूसरे हाथ में ये पैसा फ्लो होता ही रहता है. ओके, द बेसिक पर्पस ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल इज टू अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स विद इन एन इकोनॉमी. इट ब्रेक्स द इकोनॉमी डाउन इनटू टू प्राइमरी प्लेयर्स. First is your household and second is your corporation and identifies two types of market. देखिए अब अगर हम एक बेसिक सर्कुलर फ्लो मॉडल की बात करें, ठीक है, बहुत ही बेसिक सर्कुलर फ्लो, तो उसमें दो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है. पहला प्लेयर है हमारा हाउस होल्ड एंड दूसरा प्लेयर है हमारा कॉर्पोरेशन. और ये सर्कुलर फ्लो कहता है कि मनी हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेशन में फ्लो करता रहता है, ठीक है. अब किस तरह से फ्लो करता है उसके लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ मार्केट. देखिए पहला इज द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर हाउस होल्ड्स स्पेंड देयर इनकम टू परचेज प्रोडक्ट्स. देखिए फर्स्ट मार्केट होता है गुड्स एंड सर्विस के मार्केट. गुड्स एंड सर्विस के मार्केट में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग, तो हम पैसा खर्च करते हैं, गुड्स एंड सर्विस बाई करते हैं और हमारा पैसा जाता है कॉर्पोरेशन के पास या प्रोड्यूसर्स के पास जिन्होंने ये गुड्स एंड सर्विस बनाया, ठीक है. अब दूसरी टाइप ऑफ मार्केट क्या होती है, इट इज द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपको याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट. तो अब ये मार्केट में कौन किसको पैसा देता है. देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको जरूरत होती है, प्रोड्यूसर्स को, राइट, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके ही प्रोडक्शन बना सकते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विस बना सकते हैं. तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन क्या करती है, अब कॉर्पोरेशन हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स लेती है और इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या करती है, पैसा देती है. देखिए वेयर हाउस होल्ड प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड टू फर्म्स इन एक्सचेंज फॉर देयर इनकम. तो देखिए सर्कुलर फ्लो आपने यहाँ पे फिर समझा होगा, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ कॉर्पोरेशन है, ठीक है. जब हाउस होल्ड सामान खरीदते हैं तो कॉर्पोरेशन को पैसा देते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेशन को भी हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट चाहिए होती है, जैसे कि लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, उनके कैपिटल चाहिए होते हैं और उसके बदले में कॉर्पोरेट को हाउस होल्ड को पे करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि अगर लेबर लिया है तो रेंट वेजेस पे करना पड़ेगा, है ना. तो पैसा वापस से कॉर्पोरेशन से हाउस होल्ड के पास जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, देखिए यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है कि हाउस होल्ड का क्या रोल है इन द सर्कुलर फ्लो. देखिए हाउस होल्ड्स ओन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and earn income by selling these factors to business firms. The income is entirely spent on consuming goods and services produced by these firms. देखिए हाउस होल्ड के पास क्या होता है, उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनके पास लोग होते हैं जो काम कर सके, उनके पास जमीन होती है, उनके पास पैसा होता है, ठीक है. तो ये प्रोवाइड करते हैं, ये फैक्टर्स ये प्रोवाइड करते हैं टू कॉर्पोरेशंस या बिजनेस फर्म्स, ठीक है. और फैक्टर्स फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट. फैक्टर्स के बदले ये क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं. अब यही इनकम वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर वापस ये गुड्स एंड सर्विस खरीदने में स्पेंड करते हैं, तो वापस ये इनकम जाता है प्रोड्यूसर्स के पास. अब फर्म्स या फिर जो बिजनेस कॉर्पोरेशन है उनका रोल क्या है सर्कुलर फ्लो में. देखिए
फर्म्स हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, उसके बदले में हाउस होल्ड को पैसा पे करते हैं, ठीक है। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एंड देन ये सेल देम बैक टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये पहले पैसे देते हैं हाउस होल्ड को, है ना, फिर उसके बदले में ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है, एंड अगेन ये वापस हाउस होल्ड को ही बेचते हैं। तो यहाँ पे पहले उनका पैसा जाता है, लेकिन हाउस होल्ड से वापस फिर इनके पास पैसा आता है जब ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है। तो ये रोल होता है दोनों का। देखिए, इन द सिंप्लीफाइड मॉडल all household income is spent and firms do not save, so total income equals to total expenditure। देखिए, अगर हम एक सिंप्लीफाइड सर्कुलर फ्लो की मॉडल समझने की कोशिश करें तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो सारा इनकम है, ठीक है, हाउस होल्ड के पास जो सारा इनकम है वो सारा स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, ठीक है, वो कुछ भी सेव नहीं करते। एंड जो बिजनेसेस है वो भी आपका सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगा देते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे सेव या फिर लीकेज नहीं कर रहा सर्कुलर फ्लो में, ठीक है। तो ये फ्लो फिर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड बाय accrues to the household and equals the disposable personal income, that is YD, that is Y is equals to YD। देखिए, एक सिंपल जो सर्कुलर फ्लो है ना, उसमें हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे सेविंग नहीं कर रहा, ना कॉर्पोरेट सेव कर रहा है ना हाउस होल्ड सेव कर रहे, ठीक है, सारा पैसा ये लुटा दे रहे हैं। ये बस एक सिंपलिस्टिक अजम्पशन है सर्कुलर फ्लो समझने के लिए। हमें पता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लोग सेव भी करते हैं, कॉर्पोरेशंस भी सेव करते हैं, सब लोग सेव करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, है ना। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे सेव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए जो मनी है ना वो सर्कल में घूमे जा रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। तो अगर आप सेव नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो टोटल इनकम है, ठीक है, मैं कहीं पे काम करती हूँ, सपोज जो मेरा इनकम आया है वो पूरा मैं खर्च करूंगी, है ना। तो मेरा टोटल इनकम विल बी इक्वल टू माई टोटल एक्सपेंडिचर। एंड जो देखिए, जो हाउस होल्ड का भी जो इनकम है वो भी पूरा उनका डिस्पोजेबल इनकम भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। कोई ऐसे यहाँ पे चीज हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं की जिससे कि आपकी इनकम से कट सके, ओके। सो जो आपका इनकम है वो पूरा आपका डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, आप पूरा उसे खर्च कर रहे हो इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक सिंपलिस्टिक सर्कुलर फ्लो में ऐसा होता है। अब हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपलिस्टिक सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है, ठीक है। ओके, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए, एक तरफ है आपका हाउस होल्ड एंड दूसरी तरफ है आपका फर्म, ठीक है। अब हमने कहा है कि जो हाउस होल्ड है इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, राइट, जिनको हम फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं। और ये इनपुट्स वो किसको देती है, फर्म्स को देती है। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ पे आपको दिखा रही है कि कैसे हाउस होल्ड फैक्टर इनपुट्स फर्म्स को दे रही है, ठीक है। अब फ्री में तो वो फैक्टर इनपुट नहीं देगी, राइट, फर्म को ये फैक्टर इनपुट के बदले में हाउस होल्ड को पे करना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। जो भी फैक्टर इनपुट के बदले में फर्म पे करेगा दैट इज फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पे जो ये एरो है ये क्या दिखा रहा है कि फर्म जो है ये पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को फॉर दीज फैक्टर इनपुट्स, ओके। अब फैक्टर पेमेंट में क्या क्या आती है, देखिए ऊपर देखिए, फैक्टर पेमेंट पे आपके आती है वेजेस। अगर आप हाउस होल्ड से किसी को हायर कर रहे हो काम करने के लिए तो उसके बदले आप वेजेस दोगे। अगर आप जमीन ले रहे हो या फिर आप ऑफिस घर ले रहे हो तो उसके बदले में क्या करोगे, आप रेंट दोगे। अगर आप पैसा ले रहे हो तो इंटरेस्ट दोगे, कैपिटल ले रहे हो तो आप प्रॉफिट दोगे। तो ये सारे हैं आपके फैक्टर पेमेंट्स, ओके। अब देखिए, अब हाउस होल्ड के पास ये फैक्टर पेमेंट आ गई, राइट, उनके पास ये इनकम आ गई। अब ये इनकम से वो क्या करेंगी, देखिए वो कंज्यूम करेंगे चीजें, राइट, वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगी। तो ये पैसा वापस फर्म को जाएगा। और फर्म देखिए, अब फर्म के पास फैक्टर इनपुट यहाँ पे आ गया है, राइट। तो इससे अब फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी और ये गुड्स एंड सर्विसेज ये वापस कहाँ पे जाएगा, हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो काम करती है। अब क्योंकि ये एक सिंपलिस्टिक सर्कुलर फ्लो है तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई सेविंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सारा जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं जा भी रहा है। तो इस तरह से जो मनी है वो एक सर्कल में फ्लो करता रहता है। सो आई होप आपने ये समझ लिया कि सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स
रिगार्डिंग दिस सर्कुलर फ्लो जो आपको समझनी है। देखिए, द सर्कुलर ब्रोकन लाइंस विथ एरोज depict real flows which represent the movement of actual goods and services। देखिए, जो अंदर वाली ये ब्रोकन लाइन वाले फ्लो है ना, तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग द रियल फ्लोज, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनपुट थे, है ना, ये इन्होंने फॉर्म को दिया और फॉर्म ने उसके बदले में क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज बनाया एंड हाउस होल्ड को दिया। इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा जो कंटिन्यूअस लाइन है, जो ये ऊपर वाले सर्कल है, अब ये रिप्रेजेंट करता है आपका मनी फ्लो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? देखिए, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर वेजेस। अब ये जो ऊपर आउटसाइड वाले जो सर्कल है, ये मनी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए, फॉर्म्स पहले फैक्टर पेमेंट कर रहा है, पैसा दे रहा है हाउस होल्ड को, राइट, एंड हाउस होल्ड फिर कंज्यूम कर रहा है उस पैसे से। सो ये पैसा फ्लो हो रहा है, पहले फॉर्म से हाउस होल्ड पे एंड देन हाउस होल्ड से फॉर्म पे। ठीक है, तो जो अंदर वाले सर्कल है वो गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो को डिपिक्ट कर रहा है, जिसे हम रियल फ्लो कहते हैं, एंड जो आउटसाइड वाली कंटिन्यूअस सर्कल है वो डिपिक्ट कर रहा है पैसे की फ्लो को। ठीक है, मनी फ्लोज को, जो कि पैसा कैसे फ्लो होता है वो डिपिक्ट कर रहा है। ओके, नाउ द मॉडल assumes no injections or leakages, meaning all household income is spent on goods and services। अब ये जो सिंपल टू सेक्टर मॉडल है, सिंपलिस्टिक मॉडल है, ये अज्यूम करता है कि ये सर्कुलर फ्लो में कोई भी इंजेक्शन या लीकेज नहीं होएगा। देखिए, लीकेज का क्या मतलब है? अगर ये सर्कुलर फ्लो से आप किसी भी चीज को बाहर निकाल रहे हो, लीक कर रहे हो, तो उसे हम लीकेजेस कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट आ गया हाउस होल्ड के पास, राइट। अब अगर हाउस होल्ड यहाँ पे थोड़ा सा सेविंग करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ा सा पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर चला जाएगा, राइट। जो सेविंग करेगा वो तो फ्लो होगी, वापस फॉर्म्स के पास नहीं जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं लीकेजेस, क्योंकि जो ये सर्कुलर फ्लो है उसमें से ये पैसा लीक कर रहा है, ठीक है, फ्लो के साथ नहीं जा रहा है ना। अब इंजेक्शन क्या होता है कि बाहर से अगर हम कुछ यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ डाल रहे हैं बाहर से, आउटसाइड फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, कुछ पैसा हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। अब इंजेक्शन भी सर्कुलर फ्लो को बिगाड़ रहा है। सर्कुलर फ्लो में क्या होना चाहिए? बस हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स के बीच ही फ्लो होनी चाहिए, ना कोई लीकेजेस होनी चाहिए, जैसे कि सेविंग फ्लो से बाहर भी नहीं जानी चाहिए और आउटसाइड से फ्लो के अंदर भी कुछ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपलिस्टिक सर्कुलर फ्लो में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें नहीं हो रही, पर देखिए, हमें पता है कि एक्चुअली इकोनॉमी में ये चीजें होती है। तो जैसे हम 3 सेक्टर 4 सेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दीज इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे कोई इंजेक्शन एंड लीकेजेस नहीं है, सो हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है इट इक्वल्स टू द टोटल रिसीप्ट्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जो भी यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रही है वही फॉर्म का टोटल रिसीप्ट है, एंड विच इन टर्न्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। या फिर आप कह सकते हो, देखो, जो फैक्टर पेमेंट्स है वही हाउस होल्ड की इनकम है, राइट। जो यहाँ पे फैक्टर पे कर रही है हाउस होल्ड का इनकम वही है। अब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर भी वही है, क्योंकि जो यहाँ पे इनकम आया उसी से उन्होंने कंज्यूम किया, राइट। तो उनके एक्सपेंडिचर सारा उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया इनकम से, तो हाउस होल्ड इनकम एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बराबर हो गया। और जो एक्सपेंडिचर किया वही यहाँ पे फॉर्म ने रिसीव किया, सो फॉर्म का रिसीप्ट्स, टोटल रिसीप्ट्स ऑफ फॉर्म भी सेम हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यही होता है एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी में, द सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, तो अब देखते हैं कि ये सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे आती है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट वेयर देयर इज नो चेंज और अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। Output is at equilibrium when the amount produced equals to the amount demanded। देखिए, जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, अगर सप्लाईज उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं कि आउटपुट इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम when the plans of the firms to produce matches the expenditure plans of household।
देखिए जितना भी फर्म ने प्लान किया है कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो फर्म की एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, अगर वो एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑफ हाउस होल्ड से, यानी कि जितना भी हाउस होल्ड ने प्लान किया है कि हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी चीज़ों की डिमांड करेंगे, ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स योर एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है एग्रीगेट डिमांड से, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ओके, द टू सेक्टर मॉडल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ Keynesian economics and income determination. But before we discuss the Keynesian theory of income determination, let us look at the basic concepts, definition and function used in his theory of income determination. देखिए अब कीन्स ने बताया है कि कैसे इक्विलिब्रियम इनकम तक हम पहुंच सकते हैं टू सेक्टर मॉडल में, लेकिन वो समझने के लिए हमें कुछ थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स, वो हमें थोड़े से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझते हैं, फिर इक्विलिब्रियम में हम वापस आएंगे। Okay, so basic concepts and functions. First is your aggregate demand function. अब aggregate demand क्या है? देखिए aggregate demand is what economists call the total planned expenditure. देखिए जो इकोनॉमी में जो जनता है, ठीक है, सबने क्या प्लान किया है कि वो कितना खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में, वही एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर हम सबकी डिमांड की प्लान को मिला ले, ठीक है, ऐड कर दे, कितना उन्होंने एक्सपेंडिचर करने का प्लान किया है गुड्स एंड सर्विसेज में, अगर हम उसका एग्रीगेट कर दे, जोड़ दे, तो फिर वही हमारा एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। इसको हम टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अब नया टर्म आया है, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड करके, ठीक है। एक्स एंटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज आपने प्लान किया होता है ना, उसको हम एक्स एंटी कहते हैं। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक एक्स एंटी होता है, ठीक है, एक होता है एक्स पोस्ट। अब जो आपने प्लान किया है उसको हम एक्स एंटी कहते हैं, और जो एक्चुअल में होता है उसको हम एक्स पोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कीन्स की थ्योरी में जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे ना, तो हम एक्स एंटे ही पढ़ेंगे, यानी कि प्लान डिमांड एंड प्लान सप्लाई पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल तो हमें बहुत बाद में पता चलती है, राइट। जब चीज़ें हो जाती हैं और हम बाद में कैलकुलेट करते हैं तब हमें एक्चुअल पता होती है, हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता होती ना कि कितना होने वाला है, कितना एक्चुअल में खर्चा होगा वो नहीं पता होता, लेकिन हमें कितना प्लान है खर्चा वो हमें पता होता है, ठीक है। तो हम एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? जो प्लान है उस हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं एक्स एंटे। तो देखिए जो हम एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक्स एंटे डिमांड ही पढ़ रहे हैं, यानी कि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कितना है, ठीक है। सो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इसको हम कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। पहले तो आपका हो गया प्लान्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एंड दूसरा कंपोनेंट है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। देखिए दो तरीके के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो आप एक बार कंज्यूम कर लो फिर खत्म हो जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होता है? ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुड्स यूजुअली फर्म्स को जरूरत होती है, आप इसको कैपिटल गुड्स भी समझ सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स जो फर्म्स यूज करते हैं लंबे समय तक टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं एंड इन दोनों तरीके के गुड्स की डिमांड होती है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स की। तो अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करनी पड़े, सो इट वुड लुक लाइक दिस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स प्लस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, C प्लस I, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया, एक्स एंटे भी आपने समझ लिया, ठीक है। दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स की क्या आपने प्लान किया है, ठीक है। योर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब देखिए, इन अ सिंपल इकोनॉमी द वेरिएबल I is assumed to be determined exogenously and constant in the short term। I यानी कि इन्वेस्टमेंट गुड्स।
देखिए एक सिंपल इकोनॉमी में हम क्या मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड है ना वो एक्सोजिनस है। एक्सोजिनस का मतलब है सर्कुलर फ्लो से ये बाहर है, यानी कि जो सर्कुलर फ्लो में चीजें हैं ना उससे ये अफेक्टेड नहीं होती, ये आउटसाइड फैक्टर से डिटरमाइंड होती है एंड शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट रहती है। देखिए सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो में इनकम फ्लो हो रहा है एंड क्या फ्लो हो रहा है, आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो हो रहा है, राइट। अब एक सिंपल इकोनॉमी में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये इनकम में डिपेंडेंट नहीं है या फिर जो आपके आउटपुट है उसमें डिपेंडेंट नहीं है, ये बाहरी किसी और एक्सटर्नल चीज़ों में डिपेंडेंट है, जैसे कि मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, या फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में डिपेंडेंट होगी, लेकिन इनकम या आउटपुट में ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए जो शॉर्ट रन है उसमें ये इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। देयरफॉर द शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी रिटन एज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई के ऊपर ना हम इसे डैश बना देते हैं। इस ये डैश का मतलब होता है कि आई इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर आई डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए जब भी हम आई के ऊपर डैश बनाते हैं ना, किसी भी चीज के ऊपर डैश बनाते हैं तो मतलब वो चीज कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड में भी देखिए कंजम्पशन आपका चेंज होता रहता है, डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, लेकिन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है इन द शॉर्ट रन, इसलिए हमने आई के ऊपर ऐसा डैश सा बना दिया है, ओके। From the equation, we can infer that in the short run, aggregate demands depends largely on the aggregate consumption expenditure, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में, तो एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन चेंज होती है तभी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहेगी इन द शॉर्ट रन। तो इतना आपने समझ लिया अबाउट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके। अब क्योंकि हमने कहा है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमें कंजम्पशन के बारे में थोड़ा और पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, देखिए कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन aggregate consumption expenditure and aggregate disposable income expressed as C is equals to FY, यानी कि consumption is a function of disposable income। देखिए जब भी हम फंक्शन कहते हैं या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो दो वेरिएबल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, अगर उनमें से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कौन सा है, पहला है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड दूसरा वेरिएबल है आपका एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। और अगर हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम, तो इसका ये मतलब है कि कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन योर एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, कंजम्पशन, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। अब कैसे डिपेंडेंट है, इनका रिलेशनशिप कैसा है वो देखते हैं हम। देखिए लेट्स से स्टार्टिंग में क्या है, आपका जो इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, देखिए व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज लो, हाउसहोल्ड स्पेंड मोर देन दे अर्न। टू कवर दिस गैप दे ईदर बोरो मनी और डिप इनटू देयर सेविंग्स, दिस इज कॉल्ड डिससेविंग्स। देखिए अगर आपका इनकम बहुत ही कम है, आपकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, देखिए आपको बेसिक नीड तो पूरी करनी होगी, राइट, आपको कंज्यूम तो करना होगा, रोटी कपड़ा मकान तो आपको चाहिए। तो इन दैट केस आप कैसे कंज्यूम करोगे वो चीज़ें, आप या तो बोरो करोगे पैसा, या फिर जो आपकी पास्ट की सेविंग है उससे आप पैसे निकालोगे एंड उससे कंज्यूम करोगे, राइट। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिससेविंग, यानी कि सेविंग से पैसे बाहर निकालना, सेविंग को, पास्ट सेविंग को यूज करना, ओके। तो जब आपका इनकम बहुत कम होता है तो आपको इस तरह से कंज्यूम करनी पड़ती है, इस तरह की कंजम्पशन को डिससेविंग कहा जाता है। अब लेट्स से धीरे धीरे करके आपका इनकम इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका इनकम जो है आपकी कंजम्पशन को पूरी करने के लिए इनफ होगा, ठीक है। देखिए एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, एट अ सर्टेन पॉइंट households spend exactly what they earn. Here, there is no need to borrow or save extra.
देयर स्पेंडिंग परफेक्टली मैचेस देयर इनकम। इस पॉइंट में क्या होता है, आपको पास्ट की सेविंग को यूज करने की जरूरत नहीं है, ना बोरो करने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उतने से आपका कंजम्पशन नीड पूरा हो रहा है, राइट। लेकिन इस पॉइंट में आप फ्यूचर के लिए सेविंग भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सारा इनकम कंजम्पशन में ही खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब लेट्स से इंसान का इनकम और इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो इस टाइम पे क्या होता है, देखिए, व्हेन इनकम राइजेस फर्दर, household increase their consumption also, but not by the full amount of their income increase। देखिए, अब आपका इनकम फर्दर इंक्रीज होने लग गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत कंजम्पशन भी इंक्रीज करोगे विद द इंक्रीज इन इनकम, लेकिन जो ये इंक्रीज इन कंजम्पशन है ना, वो इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर आपका इनकम इंक्रीज हुआ है बाय लेट्स से 10,000, सो मे बी आप थोड़ा बहुत इसमें से कंज्यूम करोगे, 3-4,000 लेट्स से कंज्यूम करोगे, लेकिन आप 10,000 से ऊपर कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि जितना एडिशनल इनकम है उतना ही तो आप कंज्यूम कर पाओगे ना। इनकम से ऊपर होके तो आप यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका कंजम्पशन थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा, बट नॉट बाय द फुल अमाउंट ऑफ द इनकम इंक्रीज। पूरा 10,000 से यहाँ पे आप कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप सेव करना स्टार्ट करोगे। दे स्टार्ट टू सेव मोर सिंस दे डोंट नीड टू स्पेंड एवरी एक्स्ट्रा डॉलर दे अर्न। देखिए, आपकी एक बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन पूरी हो गई है, ठीक है। उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा इनकम था उससे आपने थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लिया, जो आपकी एंसिलियरी नीड्स थी, लेकिन सारा जो इनकम आपने कमाया है वो पूरा पूरा आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्पेंड एवरी डॉलर यू अर्न, ठीक है। तो जो पैसे आप स्पेंड नहीं करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे नहीं लगाओगे, वो आप क्या करोगे, आप सेव करोगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप होता है इनकम एंड कंजम्पशन का। देखिए, जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन यूजुअली जो इंक्रीज इन इनकम है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन। यानी कि जितना आपका इनकम इंक्रीज हुआ है तो उतना इंक्रीज इनकम में से ही आप कंज्यूम करोगे, राइट। उससे ऊपर जाके आप कंज्यूम नहीं करोगे। तो यही है बेसिक कंजम्पशन फंक्शन, ओके। अब कीन्स ने इस कंजम्पशन एंड इनकम की रिलेशनशिप को एक फॉर्मूला के थ्रू भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है आपका C इज इक्वल्स टू A प्लस BY। तो इसमें C क्या है, देखिए, C इज योर एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y यहाँ पे है आपका टोटल डिस्पोजेबल इनकम, A यहाँ पे है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि अ कांस्टेंट टर्म व्हिच डिनोट्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, मान लीजिए आपका इनकम 0 है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आपका इनकम 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंज्यूम ही नहीं करोगे, आप खाना ही छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो इंसान कभी भी कंज्यूम करता है, चाहे उसका इनकम हो ना हो, राइट, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो देखिए, जो आपकी बेसिक कंजम्पशन है, जो आप 0 इनकम में भी करते हो, उसी को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म ए। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो आपकी इनकम में डिपेंडेंट नहीं है। आपका चाहे इनकम हो ना हो, इतना तो आप कंजम्पशन करोगे ही करोगे, दैट इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल है बी। बी क्या है, देखिए, बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, दैट इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है, आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इनकम के लेवल, मतलब जितना आपका इनकम इंक्रीज हुआ है उतना तक ही आप कंज्यूम करोगे, उससे ऊपर होके नहीं करोगे। और यूजुअली जो ये पूरा इनकम इंक्रीज हुआ है उतना ही आप कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं लाओगे, राइट। द इंक्रीज इन योर कंजम्पशन इज यूजुअली लोअर देन द इंक्रीज इन योर इनकम। तो कितना आप कंज्यूम करोगे विद एडिशनल इनकम, वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहें कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी 0.5 है, तो इसका ये मतलब है कि जो आपका एडिशनल इनकम है, जो इंक्रीज इन इनकम है, उसका 50% ही आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। रिमेनिंग 50% आप सेव करोगे। अगर 0.6 है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसका ये मतलब है कि जो इंक्रीज इनकम है उसका 60% आप कंज्यूम करोगे,
40% आप कंज्यूम नहीं करोगे, आप सेव करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, क्योंकि एडिशनल इनकम का ही सर्टेन परसेंटेज यहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो, उसी को हम एमपीसी कह रहे हैं, है ना। एंड एमपीसी यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है विद द सिंबल बी। बी इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब ये बी को निकाली कैसे जाती है, व्हाट इज द फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमपीसी इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। Delta C represents the change in consumption, delta Y represents the change in income, ठीक है। Let's say आपका जो इनकम है वो 5000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एंड आपका जो एडिशनल कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है 2500 से। सो इस केस में आपका एमपीसी क्या हुआ, 0.5, यानी कि जो एडिशनल इनकम है उसका 50% आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ओके। एंड ये एमपीसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन कितने से चेंज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए अब ये फॉर्मूला को वापस देखिए, फॉर्मूला में क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो ये तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे, प्लस अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा तो एडिशनल इनकम का आप कितना कंज्यूम करोगे, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका टोटल कंजम्पशन यहाँ पे निकल जाता है, ओके। सो आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू नाउ, ओके। सो अगर आप ग्राफिकली देखना चाहे कंजम्पशन एंड इनकम का रिलेशनशिप तो इस तरीके का आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये ए है, ए यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो आप जीरो इनकम में भी कंज्यूम करते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका इनकम जीरो है, राइट, बट स्टिल यहाँ पे इतना तक आप अभी भी कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन इस पॉइंट के बाद, ये बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है आपका कंजम्पशन भी देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और कितने से इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज गिवन बाय द स्लोप या फिर एमपीसी which is represented by B, ठीक है। How much does your consumption increase when there is increase in income? That is the slope of the consumption function. और यूजुअली देखिए हम क्या देखते हैं, जो इनकम एंड कंजम्पशन का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ओके। देखिए द केनेशियन assumption is that consumption increases with an increase in disposable income, but that the increase in consumption will be less than the increase in disposable income. अगर आपका disposable income 5000 से increase हुआ है तो देखिए consumption within ये 5000 ही होगा ना, 5000 से ऊपर आप उठ के तो आप consume नहीं कर पाओगे, जितना आपका income है उसके लिमिट में ही आप consume करोगे, है ना। तो यूजुअली जो आपका consumption है it will be लेस दैन द इंक्रीज इन योर डिस्पोजेबल इनकम, 5000 से यहाँ पे कम ही होगा। तो इसलिए जो आपका ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट विल बी लेस देन 1, ये यूजुअली 0 से 1 के बीच में होगा, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में भी देखा कि 0.5 0.6 ऐसे आ रहा था, राइट। 0.5 का मतलब था कि 50% कर रहे हो, 0.6 का मतलब था कि 60% कर रहे हो, ठीक है। तो ये यूजुअली लेस देन 1 होता है। देखिए 1 तक भी आप कर सकते, आपका इंक्रीज इन इनकम 5000 हुआ तो 5000 तक आप कंजम्पशन कर सकते हो, राइट। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लोग कुछ ना कुछ सेविंग भी करते हैं, है ना। तो यूजुअली जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 क्यों है, क्योंकि देखिए केनेशियन कीन्स मानते थे कि अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती तो आपका 0 हो सकता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन कीन्स का मानना है कि विद द इंक्रीज इन इनकम देयर इज अ सर्टेन लेवल इंक्रीज इन कंजम्पशन एज वेल, लेकिन ये इंक्रीज इन इनकम से कम ही होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूजुअली बिटवीन 0 to 1, ओके। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो हमने पढ़ ली, अब उसी तरह से एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी होता है। अब ये क्या होता है, देखिए जस्ट एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन डिफाइनिंग इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। द रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज नोन एज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो बेसिकली एवरेज प्रोपेंसिटी क्या है, देखिए टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम अगर आप करोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, देखिए इट वाज द चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। एवरेज क्या है, टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम, दोनों में फर्क है। आई होप यहाँ पे आप फर्क दिख पा रहे हो, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये एडिशनल चेंजेस की बात करता है, लेकिन एवरेज क्या है, ये टोटल की बात करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। ओके, तो देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा इनकम एंड कंजम्पशन के बारे में, तो उसको यहाँ पे हमने एक टेबल में भी रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आप सबको एक ही साथ देख सको। देखिए इनिशियली जब आपका इनकम लेवल 0 था, राइट, तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करोगे, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाता है ना। अब ये आप कहाँ से करोगे, आप बोरो करोगे या पास्ट की सेविंग यूज करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सेविंग है ये माइनस हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिस सेविंग, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकम 0 है। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी आप यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। अब देखिए अब सेकंड में क्या हुआ है, आपका इनकम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, लेकिन आपका कंजम्पशन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया है। स्टिल देखिए यहाँ पे आपका कंजम्पशन इज हायर देन योर इनकम, राइट, तो यहाँ पे स्टिल आप सेविंग से ही निकाल रहे हो, पास सेविंग से, तो स्टिल यहाँ पे डिस सेविंग हो रहा है। ओके, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे क्या होगा, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 1.25। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, एडिशनल कंजम्पशन कितना हुआ, देखिए 50 से 125 हो गया, सो एडिशनल कंजम्पशन यहाँ पे 75 है एंड एडिशनल इनकम यहाँ पे 100 है, राइट, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी 75 बाय 100। ओके, तो देखिए हमने क्या कहा था कि जितना इंक्रीज इन इनकम होता है उससे कम ही होता है आपका इंक्रीज इन कंजम्पशन, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्रीज इन इनकम आपका 100 हुआ है, इंक्रीज इन कंजम्पशन आपका 75 हुआ है। सो यूजुअली जो इंक्रीज इन कंजम्पशन है इट इज लोअर देन योर इंक्रीज इन इनकम, इसलिए तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये 1 से यहाँ पे कम ही आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड फेज में यहाँ पे देखिए आपका इनकम एंड कंजम्पशन बिल्कुल बराबर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी कोई भी डिस सेविंग नहीं है, कोई भी सेविंग्स भी नहीं है, आप एडिशनल सेविंग्स भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल इनकम एंड कंजम्पशन बराबर हो गया। सो एट दिस टाइम योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी 1, क्योंकि टोटल इनकम टोटल आपका जो कंजम्पशन है दे आर इक्वल। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे क्या होगा, अगेन एडिशनल कंजम्पशन यहाँ पे निकाल लो, एडिशनल इनकम निकाल लो, सो दैट विल गिव यू योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए इसके बाद इनकम आपकी और इंक्रीज हो गई है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज अगेन लोअर देन इंक्रीज इन इनकम, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। तो देखिए आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट इज लोअर देन 1, है ना। आप देख रहे हैं पूरे फेज में आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज लोअर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज भी आपने निकाल दिया, मार्जिनल भी यहाँ पे निकाल दिया। अब एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ही फिगर आ रहा है, इट इज गिविंग यू अ कांस्टेंट फिगर 0.75। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो कन्वेंशनल केनेशियन है ना वो मानते थे कि एमपीसी इज अज्यूम्ड टू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू लेस देन 1 एंड यूजुअली ग्रेटर देन 0.50। देखिए वो मानते थे कि जब इनकम इंक्रीज होगी ना तो आपकी जो इंक्लिनेशन है कंज्यूम करने की वो इंक्रीज होगी, राइट, और जो इंक्लिनेशन है ना वो सेम प्रोपोर्शन से ही इंक्रीज होती रहती है हमेशा। अगर आपका इनकम जैसे कि सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज होता है तो यूजुअली इंसान का होता है कि उसका 50 to 60% वो कंज्यूम कर लेता है और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चाहे आपका इनकम कितने भी अमाउंट से इंक्रीज हुआ हो, तो आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी होता है ना वो एक फिक्स प्रोपोर्शन ही होता है कि इंक्रीज इनकम का मैं 50 to 60% ही कंज्यूम करूंगी, बाकी मैं सेव करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंसान का जो इंक्लिनेशन है कंज्यूम करने का वो यूजुअली सेम ही रहता है एंड इट इज यूजुअली ग्रेटर देन 0.50 बट लेस देन 1। तो ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल कीन्स का मानना था, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट यूजुअली लाइज बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ पे आपने सारा देख लिया होगा, राइट। अब यहाँ पे आप सेविंग्स में भी अगर ध्यान दे तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, आपका सेविंग नेगेटिव में जा रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं डिस सेविंग।
फिर एक पॉइंट पे आके 0 होता है, फिर धीरे धीरे जैसे आपका इनकम यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाता है, सेविंग भी आपकी इंक्रीज होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द इनकम। सेविंग भी इनकम के साथ बदलती है, ठीक है। तो अब हम ये रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। देखिए, सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, जैसा कि हमने अभी देखा, राइट। द सेविंग फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल एंड सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग भी इंक्रीज होती है। देखिए, ये टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपका डिस्पोजेबल इनकम स्टार्टिंग में जब 0 था तो कंजम्पशन स्टिल देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते थे, राइट। अब जितना ये कंजम्पशन है उतना आपका डिस सेविंग होगा, क्योंकि ये आपने या तो बोरो किया है या सेविंग से आपने बाहर निकाला है ना, प्रीवियस सेविंग से। सो दिस विल अमाउंट टू डिस सेविंग। देखिए, अब बाद में आपका इनकम 60 हो गया, लेकिन स्टिल आपका कंजम्पशन यहाँ पे इनकम से ज्यादा है, तो स्टिल यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस सेविंग हो रहा है ना। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपका इनकम एंड कंजम्पशन सेम है, इस टाइम पे देयर इज नो सेविंग, जीरो सेविंग, डिस सेविंग भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है। अब उसके बाद देखिए आपका इनकम और बढ़ गया है एंड योर कंजम्पशन इज बिलो योर इनकम, है ना। तो यहाँ पे यानी कि जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है वो आप सेव कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो कंजम्पशन इज बिलो योर इनकम, है ना, तो यहाँ पे आप 20 रुपए सेव कर रहे हो। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, आपकी सेविंग भी पहले नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी, फिर 0 होके पॉजिटिवली यहाँ पे इंक्रीज होने लग गई है। ओके, सो सेविंग इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। Okay, now the slope of the saving function is called the marginal propensity to save. देखिए, जो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप था, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था, है ना। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट इज द चेंज इन सेविंग व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम। देखिए, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द इंक्रीज इन सेविंग पर यूनिट इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। तो कैसे निकालोगे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, देखिए डेल्टा एस यानी कि इंक्रीज इन सेविंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इनकम। अगर आपका इनकम 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ है और इसमें से 20 रुपए आपने सेव किया, तो व्हाट विल बी योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 0.2, ठीक है। ओके, देखिए, इफ अ यूनिट इंक्रीज, 1 unit increase in disposable income leads to an increase of B units in consumption, then remainder 1 minus B is the increase in saving. देखिए, आपका इनकम में हमने क्या कहा था, जो B है it represents marginal propensity to consume, right? देखिए, अब आपका अगर marginal propensity to consume 0.6 है, तो जो रिमेनिंग 0.4 है वो आपकी सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि जो इनकम में से आप जितना कंज्यूम नहीं कर रहे हो, रिमेनिंग आप सेविंग ही तो कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए, जो कंजम्पशन प्लस सेविंग है इट विल बी इक्वल टू 1 हमेशा, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 1। तो जो पोर्शन आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो वही पोर्शन आप सेव कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, क्योंकि जो कंजम्पशन के बाहर का इनकम है वही तो आप सेव कर रहे हो, है ना। ओके, सो देखिए, सेविंग is an increasing function of the level of income because marginal propensity to save 1 minus B is positive. Saving increases as income increases. तो ये तो हमने देख ही लिया था कि सेविंग एक पॉजिटिव फंक्शन है लेवल ऑफ इनकम का, क्योंकि जैसे ही इनकम इंक्रीज होता जा रहा है हमने देखा कि आपका सेविंग भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ओके, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह ही एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की तरह ही एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। ऑल्टरनेटिवली इट इज द पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज सेव।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था? इट इज द एडिशनल सेविंग फ्रॉम एडिशनल इनकम, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? टोटल सेविंग फ्रॉम टोटल इनकम। इन दोनों में फर्क है। देखिए, जब भी हम मार्जिनल वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ एडिशनल चीजें ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम एवरेज यूज करते हैं तो हम टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा ही एमपीसी एंड एपीसी का कॉन्सेप्ट था, वैसा ही एमपीएस एंड एपीएस का कॉन्सेप्ट है। तो सेविंग भी आई होप यहाँ पे आपने समझ लिया है, राइट। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड में जो भी आपने समझना था आपने समझ लिया, राइट। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। देखिए, एक्स एंटी और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which firms in a national economy plan on selling during a specific time period। देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक इकोनॉमी में जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो कितने गुड्स प्रोड्यूस एंड सप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी टोटल वैल्यू क्या है। अगर आप सबकी वैल्यू ऐड कर दो, एग्रीगेट कर दो, तो वही आपका एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। इट इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which forms in a national economy plan to sell। एक इकोनॉमी में सारे जो फॉर्म्स है, ठीक है, जो गुड्स सप्लाई करते, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, उस सारे की वैल्यू ऐड कर दो उनकी सप्लाई की, तो वही आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी विच इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। देखिए, अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर कैसे हुआ, हाउ। देखिए, इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गुड सप्लाई की जिसकी वैल्यू है ₹1000, ठीक है। अब ये जो गुड की वैल्यू है ना, बेसिकली ये इकोनॉमी में किसी ना किसी को एज अ इनकम जा रही होती है, ठीक है। अब ये 1000 गुड आपने बनाया, इसमें से लेट्स से 200 रुपीज आपने प्रॉफिट कमाया इसमें से, ठीक है, तो ये आपकी इनकम हो गई। लेट्स से आपने 300 रुपीज आपने एक वर्कर को दिया था ये गुड बनाने के लिए, ठीक है, तो ये 300 रुपीज जो वेज है ये वर्कर की इनकम हो गई, ठीक है। एंड लेट्स से 500 रुपीज इसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में आपने लगाया है, तो जो भी ये रॉ मटेरियल में आपने पे किया, जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लायर में लिख देती हूँ, तो ये उसका इनकम हो गया, है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर का इनकम हो गया। तो देखिए, आपकी पूरी जो गुड्स की वैल्यू है वो आपको, वर्कर को एंड रॉ मटेरियल सप्लायर को एज अ इनकम जा रही है ना। इस तरह से पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है ना, जो टोटल वैल्यू होती है, वो किसी ना किसी को इसी तरह से इनकम के रूप में जा रही होती है। इसलिए जो आपका एग्रीगेट सप्लाई का वैल्यू होता है ना, वही आपका नेशनल इनकम का भी वैल्यू होता है। यानी कि आप सारे लोगों की इनकम इकट्ठा कर लो एंड कैलकुलेट कर लो, एंड आप गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों बराबर ही आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज ओनली योर नेशनल इनकम। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि देखिए, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड था नेशनल इनकम निकालने का, उसमें आप क्या करते थे, आप गुड्स की वैल्यू ही तो लेते, गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू ही तो लेते थे उसमें भी, है ना, और एग्रीगेट सप्लाई में भी आप टोटल वैल्यू ही ले रहे हो। तो जीबी मेथड से भी आप नेशनल इनकम निकाल रहे थे, यहाँ पे भी आप सेम चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये भी आपका नेशनल इनकम के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए, इन दैट वे एग्रीगेट सप्लाई जो है वही आपका नेशनल इनकम होता है। कैसे वो इनकम के रूप में सबको जाता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, राइट। सो यू अंडरस्टूड कि क्यों एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम होता है ना। अब देखिए, अब जो ये इनकम है ना, जो इंसान के पास आया है, जैसे आपके पास प्रॉफिट आया, किसी के पास वेज आया, तो वो इनकम से लोग क्या करेंगे, वो इधर कंज्यूम करेंगे कुछ चीजें या फिर वो सेव करेंगे थोड़ा बहुत उसमें से, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी आपका एग्रीगेट सप्लाई है दैट विल बी इक्वल टू योर कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि नेशनल इनकम, एंड इट विल बी इक्वल टू ईदर कंजम्पशन या फिर सेविंग, तो दोनों को आप मिलाओगे तो टोटल एग्रीगेट सप्लाई आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ कि इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालेंगे अब। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द इक्विलिब्रियम, ये एक ग्राफ भी है जो आपके बुक में दी गई है, तो इसको भी हमें समझना है। देखिए, कई बच्चे ग्राफ देख के ही घबरा जाते हैं कि क्या बवासीर बना दिया। देखिए, आपको तो ये एग्जाम में बनाने का तो आएगा नहीं, है ना,
तो आपको ये ड्रॉ करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आपको दिखाने की कोशिश करी गई है वही आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना है। तो चलिए ठंडा दिमाग रख के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंजम्पशन वाला फंक्शन का ग्राफ, तो एक सिंपल ग्राफ तो आपने पहले भी देखा था, राइट। क्या होता था, एक लेवल तक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता था, है ना, ये जीरो इनकम में भी ये लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। फिर उसके बाद जो कंजम्पशन फंक्शन है यहाँ पे वो इंक्रीज होने लग जाता था। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन आप देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है ना। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में नहीं, पहले तो ये 45 डिग्री लाइन समझते हैं। देखिए ये जो 45 डिग्री ये लाइन बनाई गई है ना यहाँ पे, ये और कुछ नहीं है, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, या फिर आप इसे कह सकते हो ये आपकी नेशनल इनकम की लाइन है। अभी हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C+S, राइट, एंड एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम के बराबर है। सो ये जो 45 डिग्री लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स योर नेशनल इनकम, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो आपका ये कंजम्पशन का लाइन है, ओके, कंजम्पशन का लाइन ये येलो वाला मैंने मार्क कर दिया, राइट, एंड आपका जो नेशनल इनकम का लाइन है ये है रेड वाला, राइट। तो स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हो, कंजम्पशन इज हायर देन योर इनकम। जो यहाँ पे येलो लाइन है इट इज अबव योर नेशनल इनकम, राइट। तो देखिए स्टार्टिंग में जब कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से तो क्या होता है, आपकी डिस सेविंग होती है ना। तो इसलिए ये पोर्शन को क्या कहा गया है, यहाँ पे डिस सेविंग कहा गया है, ठीक है। अब यही चीज आप यहाँ नीचे सेविंग फंक्शन में देखो, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिस सेविंग हो रहा है, सेविंग नेगेटिव हो रहा है। सो दिस इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस सेविंग हो रहा है। लेकिन ये पॉइंट में आके क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट में आके आपका जो नेशनल इनकम का ये वाला लाइन है एंड जो कंजम्पशन वाला लाइन है, ठीक है, नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपका इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम हो रहा है। तो इस पॉइंट में क्या होता है, देखिए इस पॉइंट में आपका सेविंग यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, देखिए इस पॉइंट के बाद ये जो रेड वाला लाइन है ना ये आपका नेशनल इनकम का लाइन है, राइट, एंड ये येलो वाला जो लाइन है ये आपका कंजम्पशन का लाइन है। तो देखिए वो मिड पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जो रेड वाला लाइन है आप देख सकते हो दैट इज हायर देन योर कंजम्पशन। इनकम का जो लाइन है इट इज अबव योर कंजम्पशन, यानी कि इस पॉइंट में इनकम ज्यादा हो गया है कंजम्पशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपकी जो सेविंग है वो पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो इसलिए नीचे के फिगर में आपको दिख रहा है कि आफ्टर दिस पॉइंट योर सेविंग इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे इस पॉइंट के बाद आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है, सेविंग भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये फिगर में बस इतना ही आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग की जो रिलेशनशिप है बस उसी को ग्राफ में दिखाया है। स्टार्टिंग में कंजम्पशन हायर है तो इसलिए डिस सेविंग हो रही है, बाद में जाके नेशनल इनकम इज हायर देन कंजम्पशन तो इसलिए सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव होती जा रही है। ओके, वेरी सिंपल है ना, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। तो चलिए इतना आपने समझ लिया, तो अब क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की तरफ चलेंगे। तो चलो ओके, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन अ टू सेक्टर मॉडल। अब एक सिंपल टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कब होता है, देखिए द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द केनेशियन फ्रेमवर्क इज दैट लेवल एट विच aggregate demand and aggregate supply or output are equal। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हमने पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कब होता था, जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई की बराबर होती थी, है ना। अब पूरी इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई की बराबर होएगी, तब पूरी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम होगी। ओके, देखिए अब हमें पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है that is equal to C plus I and जो aggregate supply है that is equal to C plus S। तो equilibrium कब होगा, when C plus I is equals to C plus S। अब देखिए अब ये C का मतलब दोनों ही फॉर्मूला में कंजम्पशन होता है, राइट। तो अगर हम C और C को हटा दें तो क्या मिलेगा हमें, I is equals to S, यानी कि इन्वेस्टमेंट is equals to सेविंग। तो इक्विलिब्रियम इन अ टू सेक्टर मॉडल तब होगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट बराबर होएगी इकोनॉमी की सेविंग से, ठीक है। देखिए एट इक्विलिब्रियम
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, अब यही इक्विलिब्रियम को आपके बुक में फिगर पे ग्राफ में भी दिखाने की कोशिश करी गई है। अगेन बच्चे बहुत घबराते हैं, पर हमें घबराना नहीं, ठंडे दिमाग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये कंजम्पशन फंक्शन तक तो आपने पहले ही हम देख चुके थे, राइट। ये एक लेवल पे स्टार्ट होता है, ये होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है, कंजम्पशन यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो हमें पता है इट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये कंजम्पशन में इफ यू एड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपका एक नया फंक्शन आ जाएगा C+I, यही आपका एग्रीगेट डिमांड है। देखिए ये जो C प्लस कंजम्पशन एंड C एंड I के लाइन को, ये दो लाइन को देखिए, एट एवरी पॉइंट जो ये लाइन के बीच की गैप है ना वो आपको इक्वल दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे इक्वल है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये एग्रीगेट डिमांड का लाइन हो गया विच इज योर C+I, ये आपने समझ लिया कि ये एग्रीगेट डिमांड है, राइट। अब ये 45 डिग्री लाइन भी हम पहले देख चुके हैं, राइट। 45 डिग्री लाइन ये C+S ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अब देखिए, अब जिस पॉइंट में आपकी एग्रीगेट डिमांड लाइन एग्रीगेट सप्लाई लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, वही तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है ना। और इक्विलिब्रियम लेवल पे यहाँ पे आप देख रहे हो C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू C+S। ओके, अब यही पॉइंट में आप नीचे सेविंग इन्वेस्टमेंट लाइन में देख सकते हो। देखिए इस पॉइंट में क्या है, आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बराबर हो रही है। देखिए सेविंग हमेशा यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होती है क्योंकि पहले डिस सेविंग होती है, राइट। एंड सर्टेन लेवल पे ये 0 हो जाती है सेविंग, फिर ये पॉजिटिव फंक्शन होने लग जाती है ना। अब जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, इट इज दिस पॉइंट, वही यहाँ पे आपका ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, अब देखिए आप इक्विलिब्रियम के बाहर का दूसरा पॉइंट देखिए कोई भी, अगर आप ये बी पॉइंट में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है इट इज हायर देन योर एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखिए C+S इज ग्रेटर देन C+I, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर आप ये ए पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है C+I है, इट इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड की लाइन हायर लेवल पे है देन योर एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, है ना। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों ये लाइन कोइंसाइड करेगी। तो ये फिगर से बस आपको बेसिकली इतना समझना था, और भी हम धीरे धीरे और भी चीजें समझेंगे इस लाइन से, लेकिन फर्स्ट ग्लांस में आपको इतना तो समझ आ गया ये ग्राफ के बारे में, राइट, कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लाइन मीट कर रहे हैं वही आपका इक्विलिब्रियम है। ओके, अब और इसको डीप में हम थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ देयर आर अ फ्यू मोर पॉइंट्स ये ग्राफ में जो हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए, ओके, द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज लीनियर and are positively sloped, indicating that as the level of national income rises, the aggregate demand or aggregate spending in the economy also rises. तो देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये कर्व आपका हो गया C+I कर्व इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। अब यहाँ फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि जो ये C+I कर्व है इट इज लीनियर, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, यानी कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक। जैसे जैसे यहाँ पे आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व भी इंक्रीज हो रहा है ना। इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप। दोनों ही सेम डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। अब देखिए नेशनल इनकम के साथ आपका एग्रीगेट डिमांड क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है ये मेनली डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन पे, राइट। इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड ही रहता है, सो एग्रीगेट डिमांड मेनली डिपेंड करता है कंजम्पशन में। और हमें पता है कि कंजम्पशन डिपेंड करता है आपके नेशनल इनकम में। जैसे नेशनल इनकम राइज होगा कंजम्पशन भी राइज होगा, तो इसलिए नेशनल इनकम के साथ साथ आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व भी राइज होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस एज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया है ना। ओके,
नाउ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन यानी कि एग्रीगेट डिमांड लाइन, ठीक है, इज फ्लैटर देन द 45 डिग्री लाइन बिकॉज एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो ये आपका एग्रीगेट डिमांड लाइन है ये आपके एग्रीगेट सप्लाई लाइन से थोड़ा सा फ्लैटर है। तो ये आप फिगर में भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा फ्लैट है, राइट। एग्रीगेट सप्लाई लाइन थोड़ा सा स्टीप है, यानी कि तेजी से ये इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब इनकम राइज होती है आपकी डिमांड तो राइज होती है, राइट, आपकी कंजम्पशन तो राइज होती है, लेकिन जितना तेजी से इनकम राइज हो रहा है उतना तेजी से कंजम्पशन राइज नहीं होता, राइट। हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकम जब आपकी राइज होगी कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जिस लेवल पे इनकम बढ़ेगी, इनकम से थोड़ा कम ही होगा आपका कंजम्पशन, ठीक है। तो इसलिए जो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई या इनकम वाला लाइन है वो ज्यादा तेजी से यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटर है एंड एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा सा स्टीपर है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो आपकी 45 डिग्री लाइन है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स वेयर द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड equals to production यानी कि aggregate supply in the if the economy is at a point on this line it is in equilibrium। देखिए जो ये 45 डिग्री लाइन है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, ये वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम हो सकती है। देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन पे जहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड लाइन उसे टच करे तो वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई लाइन वो सारे पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पॉइंट्स जहां एग्रीगेट डिमांड उसके बराबर हो सकता है एंड इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स वेयर द एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये 45 डिग्री लाइन पे कहीं पे भी अगर एग्रीगेट डिमांड आपको टच करेगा तो वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारे पोटेंशियल पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताता है। ओके, तो यही आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको समझ आ गए। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो चलिए ये ग्राफ को हम और डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फॉर ऑल पॉइंट्स बिलो द 45 डिग्री लाइन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेसर देन जीडीपी। आपका 45 डिग्री लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। अब कोई भी पॉइंट ले लो इन योर एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज बिलो दिस 45 डिग्री लाइन। सपोज हम ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है, एट दिस पॉइंट योर प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज लेसर देन योर जीडीपी। देखिए जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम कह दो जीडीपी कह दो, एक ही बात है। ओके, तो वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये पॉइंट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि नेशनल इनकम या फिर जीडीपी इज हायर देन योर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ओके, सिमिलरली फॉर ऑल पॉइंट्स अबव द 45 डिग्री लाइन, देखिए अब हमें वो पॉइंट दिख रहा है विच इज अबव द 45 डिग्री लाइन। तो देखिए यहाँ पे ये पोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज अबव द 45 डिग्री लाइन, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज हायर देन योर नेशनल इनकम, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट ए ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन योर 45 डिग्री लाइन या फिर हायर देन योर जीडीपी, है ना। ओनली एट पॉइंट ई द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डज द एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली इक्वल्स टू आउटपुट। सिर्फ ये पॉइंट ई में ही हमें क्या दिख रहा है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है ना। नाउ एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम प्लान्ड स्पेंडिंग प्रिसाइसली मैचेस द प्रोडक्शन। उस पॉइंट पे ही जो आपकी प्लान्ड स्पेंडिंग इज योर एग्रीगेट डिमांड बेसिकली, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इट मैचेस योर प्रोडक्शन प्लान यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो घुमा फिरा के वही चीज कहने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ ई में ही इक्विलिब्रियम में ही आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रहा है, ठीक है।
Now, we would like the equilibrium to occur at potential GDP, that is at the full level of employment. देखिए, अब हम हमेशा चाहेंगे कि जो यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ई पॉइंट, ये उस पॉइंट पे हो जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, ठीक है। एट दिस लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई हम चाहेंगे कि इकोनॉमी में फुल कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, फुल प्रोडक्शन हो रही है फुल लेवल पे, और उसी फुल लेवल पे ही हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कोइंसाइड करे, ऐसा हम चाहेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता इकोनॉमी में, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे कि नहीं होता है हमेशा ऐसा, और क्या होगा अगर नहीं होगा तो। लेकिन देखिए, हम चाहेंगे कि ऐसा हो कि जिस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हो रहा है उस पॉइंट में ना आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी मैक्सिमम हो, यानी कि इकोनॉमी जितना बना सकता है गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही उसने बनाया हो और डिमांड भी उतना ही हो, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पे एट फुल पोटेंशियल जीडीपी में हो एंड डिमांड भी उतना ही बराबर हो, ऐसा हम चाहेंगे। ऐसा ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, देखिए, अब हमने ये तो कह दिया कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड मीट कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को, वही इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्या हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगी? क्या हमेशा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा? अकॉर्डिंग टू कीन्स नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, अकॉर्डिंग टू कीन्स एग्रीगेट डिमांड विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द हाउसहोल्ड्स प्लान टू कंज्यूम एंड टू सेव। एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है? कि हाउस होल्ड कितना प्लान कर रही है कि वो कितना कंज्यूम करेंगे, है ना। एंड एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स प्लान्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर्स कितना प्लान कर रहे हैं कि कितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, उसमें एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स aggregate value expected by business firms and aggregate demand represents their realized value। तो ये एग्रीगेट सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना बिजनेस फर्म्स बनाएंगे, राइट, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करें। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि लोग कितना खरीदेंगे वो गुड्स एंड सर्विस, राइट, उनकी रियलाइज वैल्यू क्या होगी। जितना फर्म्स बनाएंगे उतना सारा खरीदेंगे वो जरूरी नहीं है ना, तो जितना खरीदेंगे, जितना एक्चुअली रियलाइज करेंगे, तो वही आपका एग्रीगेट डिमांड होता है। Now, for aggregate demand and aggregate supply to be equal so that equilibrium is established, household plan must coincide with producer's plan, है ना। अगर household का प्लान producer के प्लान के साथ coincide करेगा तभी equilibrium होगा। At equilibrium, the expected value equals realized value। जितना business expect कर रहे हैं कि लोग खरीदेंगे हमसे, तो उतना ही वो goods and services बनाएंगे, है ना। और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर लोग उतना ही खरीदेंगे, उतना ही डिमांड करेंगे, तो तभी जाके इक्विलिब्रियम होगा, है ना। बट हाउएवर, Keynes held the view that there is no reason to believe that consumers' consumption plan will always coincide with production plan। ऐसा कोई वजह नहीं है जिससे कि हम ये अज्यूम करें कि हमेशा जो कंजम्पशन प्लान है वो प्रोड्यूसर के प्लान के साथ कोइंसाइड करे। एंड प्रोड्यूसर्स प्लान टू इन्वेस्ट ऑलवेज मैचेस विथ हाउस होल्ड प्लान टू सेव। देखिए, हमने कहा था सेविंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग होना चाहिए, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना चाहता है जितना, उतना ही हाउस होल्ड सेविंग करना चाहेंगे, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। सो पुटिंग इट डिफरेंटली, देयर इज नो रीज़न फॉर C+I एंड C+S टू बी ऑलवेज इक्वल। तो हमेशा ये इक्वल नहीं होते, हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, उस टाइम में इकोनॉमी में क्या होता है, तो चलिए उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ओके, सो लेट्स से जो अभी आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। आपका जो नेशनल इनकम है, लेट्स से इट इज अबव द इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये आपका इक्विलिब्रियम में रहा, तो आपका जो नेशनल इनकम है, लेट्स से इट इज अबव इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए, above the equilibrium income, saving exceeds planned investment। देखिए, ये लेवल पे हमने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई इज हायर देन एग्रीगेट डिमांड, राइट। या फिर हम कह सकते हैं सेविंग इज हायर देन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम यहाँ नीचे फिगर में देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम से अबव जब आप होते हो, सेविंग इज एट अ ग्रेटर लेवल देन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अगर सेविंग हायर है तो इसका ये मतलब है कि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं ना। तो अगर कंज्यूम कम कर रहे हैं यानी कि डिमांड कम है, तो फिर क्या होगा,
जो सप्लायर्स है वो भी अपना सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, नेशनल इनकम कम होगी तो अगेन आपकी सेविंग फॉल करने लग जाएगी, क्योंकि देखिए आपकी सेविंग डिपेंडेंट होती है इनकम पे, राइट। तो इनकम ही जब कम होगा तो सेविंग फिर कम होने लग जाएगी, तो धीरे धीरे सेविंग कम होके वापस से ये इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगी। ओके ओके, अब दूसरा सिचुएशन मान लेते हैं जहाँ पे जो आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से बिलो लेवल पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए बिलो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग। देखिए ये लेवल में आपका अगर नेशनल इनकम है तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं आपका जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज एट अ हायर लेवल देन एग्रीगेट सप्लाई, है ना। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी हायर देन सेविंग। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो, देखिए अगर हम ये इक्विलिब्रियम से नीचे वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इज एट अ हायर लेवल देन योर सेविंग, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए सेविंग कम है यानी कि आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो इस लेवल पे, ठीक है। कंज्यूम ज्यादा करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, राइट। और धीरे धीरे जो सप्लायर्स है वो भी अपना सप्लाई इंक्रीज कर देंगे टू मैच दिस डिमांड एंड कंजम्पशन, है ना। तो अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, एंड विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम लोग फिर धीरे धीरे अपना सेविंग इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेविंग जो है वो नेशनल इनकम में डिपेंड करता है। हायर द इनकम हायर विल बी सेविंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, सेविंग धीरे धीरे इंक्रीज होने की कोशिश करेगा और ये वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब भी आपकी जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती ना तो अपने आप ये एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वापस से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट। जब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम से हायर लेवल पे होता है तो नेशनल इनकम अपने आप फॉल करने की कोशिश करती है एंड सेविंग को वापस फॉल करा के इक्विलिब्रियम में ले आने की कोशिश करती है। और जब नेशनल इनकम बिलो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर होती है तो क्या करती है, इकोनॉमी नेशनल इनकम राइज करती है एंड विथ दैट सेविंग भी राइज करके धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ वापस जाने की कोशिश करती है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट। ओके, तो जो हमने अभी अभी पढ़ा बुक में उसको कैसे प्रेजेंट किया है थ्योरी में, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, इफ द लीकेजेस यानी कि जो चीजें आपकी सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रही है, जैसे कि आपकी सेविंग्स, राइट। सेविंग्स क्या है, लीकेज ही है, क्योंकि अगर आप सेविंग करोगे तो आप कंज्यूम नहीं करोगे। सर्कुलर फ्लो में रहने के लिए तो आपको पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपना मनी सेव कर रहे हो, उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो सर्कुलर फ्लो से आप उस पैसे को बाहर निकाल रहे हो, उसको हम कहते हैं लीकेज। सो इफ द लीकेज आर ग्रेटर देन द इंजेक्शन यानी कि वो चीज जो आप बाहर से डाल रहे हो सर्कुलर फ्लो में, विच इज नॉट इन द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अगर आप बाहर से पैसा डाल रहे हो इन द सर्कुलर फ्लो, वो इंजेक्शन होता है। एंड इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने कहा है ये एक्सोजिनस होता है, ये बाहर के फैक्टर्स में डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के बारे में हम बाद में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको बस समझने के लिए। तो देखिए, अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट यानी इंजेक्शन जो आप सर्कुलर फ्लो में चीज़ें डाल रहे हो अंदर, तो उससे ज़्यादा चीज़ें आप लीक कर रहे हो, बाहर जा रही है सर्कुलर फ्लो से, तो ऑब्वियसली जो नेशनल इनकम है वो आपका फॉल करेगा। देखिए, ये आपका सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम जो नेशनल इनकम है वो फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे जो आप अंदर डाल रहे हो वो कम है, लेकिन इससे जो बाहर जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, लीकेज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम क्या करेगी, फॉल करेगी। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन है, ठीक है, नेशनल इनकम फ्लो कर रही है सर्कुलर फ्लो में। अब यहाँ पे जो आप अंदर डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, लेकिन लीकेज जो है वो बहुत कम बाहर निकल रही है, तो इस केस में ऑब्वियसली जो ये नेशनल इनकम है वो राइज करेंगे। तो ये पॉइंट बेसिकली यही कह रहा है। ओके ओके, the national income will be in equilibrium only when the intended saving is equal to the intended investment. If there is any deviation from equilibrium, planned saving is not equal to planned investment,
then the process of readjustment will bring the economy back to equilibrium, जैसा हमने देखा था, राइट? अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमने अभी अभी पढ़ा था उसको वापस से समझे तो देखिए ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट होता था, ऐसी आपकी सेविंग फंक्शन होती थी, राइट? अब लेट्स से आपकी सेविंग इज ग्रेटर देन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इस पोर्शन में यहाँ पे क्या होगा, आपका लीकेज ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है देन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो यहाँ पे नेशनल इनकम क्या करेगी, फॉल करेगी, ओके? नेशनल इनकम विल फॉल एंड बिकॉज नेशनल इनकम फॉल करेगी आपकी सेविंग धीरे धीरे कम होने लग जाएगी एंड वापस जो सेविंग है वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी, ठीक है? लेकिन लेट्स से आप इस पोर्शन में हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इनकम आपका राइज होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इंजेक्शन है, राइट? एंड सेविंग लीकेज है, तो यहाँ पे इंजेक्शन इज हायर देन योर सेविंग, इंजेक्शन का लेवल हायर है देन सेविंग, तो यहाँ पे नेशनल इनकम राइज करेगी, तो नेशनल इनकम राइज होगी तो सेविंग को धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो अगेन सेविंग इंक्रीज होके इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा, ओके? सो यही होता है रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस और रीएडजस्टमेंट से वापस से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है, ओके? तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है? जो रिमेनिंग चीज़ें हैं डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप एंड मल्टीप्लायर, वो भी 2 सेक्टर से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके? सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट? तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है? और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट? और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे, ओके? सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे, आई ट्राई टू क्लैरिफाई, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? एंड अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।